नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज्ञानोवा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सीमा संघर्ष को लेकर के, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको लेकर के। तो अभी रिसेंट में ही बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुई है किसके बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, जैसे कि आप लोगों ने हेडलाइन में देख ही लिया है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट बहुत ही पुराना माना जाता है। मतलब ऐसे ये जो डिस्प्यूट है इतना पुराना मतलब माना जाता है। 1907 में एक ट्रीटी हुई थी, फ्रांस को श्यामसी ट्रीटी, जो कि फ्रांस और थाईलैंड के बीच में हुई थी, जो कि थाईलैंड का ही पुराना नाम श्यामसी था। तो उस वजह से इस ट्रीटी का नाम फ्रांसिको श्यामसी ट्रीटी रखा गया था। उस ट्रीटी में यह हुआ था कि फ्रांस ने अपना आर्मी विद्रोह कर लिया था और अप्रोक्स एक बॉर्डर ड्रॉ कर दी थी, और उस बॉर्डर की तरफ ये थाईलैंड थी, और ऊपर में थाईलैंड और नीचे में साउथ ईस्टर्न, थाईलैंड के साउथ ईस्टर्न पार्ट में कंबोडिया। तो उस कंबोडिया, जैसा कि मैप में देख ही सकते हैं हम लोग, तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो एक बॉर्डर है वो बॉर्डर अप्रोक्स 800 किलोमीटर की है। तो उस बॉर्डर को लेकर के मेन डिस्प्यूट है, और उस बॉर्डर पे बसे एक मंदिर है, उस मंदिर को लेकर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मंदिर कोई बुद्धिस्ट मंदिर नहीं है, ना ही कोई ये फिर ताइपे वगैरह जो होते हैं वो लोग जो जो कल्चर मानते हैं उससे रिलेटेड कोई गॉड है। ये हिंदू टेम्पल है, मतलब हिंदू टेम्पल को लेकर के ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई, मतलब ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि आप देख सकते हैं कि कंबोडिया ने यूएनएससी की मीटिंग की, अर्जेंट, मतलब अर्जेंट बुलाने के लिए बोला गया है कि अर्जेंट मीटिंग रखा जाए यूएनएससी में, क्योंकि थाईलैंड जो है बहुत ज़्यादा ही आगे निकल चुकी है। उसने F-16 डिप्लॉय कर दिया है थाईलैंड ने, तो कंबोडिया के मतलब बॉर्डर पे। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये इसका मतलब क्या, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसमें क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बताया जाता है कि बहुत समय पुरानी बात है, मतलब समझिए कि 9th to 12th सेंचुरी के आसपास कंबोडिया में एक राजा हुआ करते थे, बहुत पावरफुल राजा थे। जो कौन थे, उसका नाम था खेमेर खेमेर, जो कि खेमेर डायनेस्टी के राजा थे। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, हिंदू हिंदू टेम्पल बनवाए थे। वो हिंदू हिंदू के लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में रहते थे, तो वो हिंदू को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इसलिए उन्होंने एक मंदिर बनाया था, और वो मंदिर का नाम था प्रेम विहार मंदिर, जो कि शिव जी को समर्पित है। और मेन लड़ाई इसी मंदिर को लेकर के है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर जो है ना एक बॉर्डर पे बसा हुआ है, मतलब थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर के बीच में बसा हुआ है। तो अब ये जो है, तो इसमें अब तक क्या हुआ है कि कम से कम अप्रोक्स 12 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। इधर उधर लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लैंड माइन्स जो लगे हुए हैं सीमा पर लोग बिछा के रख, सैनिक वगैरह बिछा के रखते हैं, तो उस पर अंदर अगर घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो उस पर पैर रखने से बहुत सारे सैनिक घायल हो जा रहे हैं, बहुत से सोल्जर की भी मृत्यु हो जा रही है। थाईलैंड ने अपना ये राजदूत वापस बुला लिया है, कंबोडिया ने भी, और थाईलैंड ने मतलब कंबोडिया के राजदूत को बोल दिया है कि वापस चले जाइए, आप भी यहाँ रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो वो मंदिर जो है, मंदिर कुछ इस टाइप का दिखता है, ये जो सामने आपको दिख रहा है फिगर में। तो एकदम बहुत ही एनिशिएंट टाइम का मंदिर है, तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत पुराना है, लेकिन माना जाता है कि बहुत ही मान्यता है इस मंदिर का। और ये मतलब टूरिस्ट प्लेस में, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेसों में से माना जाता है, यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। और थाईलैंड जो है, थाईलैंड ऑलरेडी मतलब ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ लोग बहुत घूमने जाते हैं, तो उसके इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट किया हुआ है। कंबोडिया थोड़ा सा उसके मामले में बहुत ही थोड़े से पुअर कंट्री माना जाता है। तो अब जो थाईलैंड है उसका, जब हम आपको बता ही दिया कि खेमेर जो डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने इसको बनवाया था। कब? तो लगभग 13th सेंचुरी के लास्ट लास्ट में मंदिर प्रॉपर कंप्लीट हो गया था। शुरू हुई थी 9th सेंचुरी के अप्रोक्स ही। तो फिर ये देखिए एंट्रेंस है। तो अब इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कंबोडिया किधर है मंदिर के, थाईलैंड। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये जो मंदिर का पार्ट दिख रहा है, तो ये जो मंदिर का पार्ट है, तो इसमें क्या है ना कि ये, एक मिनट, हाँ, ये जो मंदिर है, ये जो इधर साइड वाला एरिया है, जो गड्ढा गड्ढा में दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये क्या है, ये जो है थाईलैंड है,
नहीं सॉरी, कंबोडिया है, कंबोडिया। कंबोडिया है, ये जो गहराई में दिख रहा है ये कंबोडिया है। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये पहाड़ी वाला इलाका है। ये एक माउंटेन है जिसका नाम है डोंगरेक माउंटेन, डोंगरेक माउंटेन बोलते हैं, जो जिसके ऊपर ये मंदिर बसा हुआ। और ये पैरेलल पे ही थाईलैंड बसा हुआ है, मतलब थाईलैंड एक ऊंचाई ऊंचाई जगह पे बसा हुआ है और कंबोडिया जो नीचे में बसा हुआ है। तो जिस वजह से अगर एज ए जोग्राफिकली देखा जाए तो लगेगा कि हम लोग को ये कंबोडिया, ये थाईलैंड का ही ये मंदिर है। लेकिन ये जो है कंबोडिया का मतलब माना जाता है, क्योंकि कंबोडिया हिस्टोरिकली तो कंबोडिया का ही राजा था खैमेर, तो उन्होंने ही बनवाया था इस मंदिर को। तो अब है कि अगर आपको जाना है इस मंदिर पे तो ज़्यादा इजीली माना जाता है कि थाईलैंड से जाना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये थाईलैंड एज ए पैरेलली बसा हुआ है और कंबोडिया जो नीचे में बसा हुआ है, तो इससे दिक्कत होता है वो लोग को आने में भी। तो ये जो मेन क्लेश है इसी को लेकर के, इसी मंदिर को लेकर के मेन क्लेश चल रहा है लोग के बीच। तो और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में जब से शामिल कर लिया गया तब से और ज़्यादा क्लेश मच गया है, क्योंकि थाईलैंड थाईलैंड जो है जाकर के इसको वर्ल्ड हेरिटेज में मतलब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवा दिया है, और कंबोडिया इससे मतलब नाराज है, मना कर रहा है। उससे और उसको चीर बढ़ गई, क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने से ये टूरिस्ट बढ़ने लगते हैं, तो उससे इनकम सोर्स भी थाईलैंड का बढ़ जाती है। तो अब जो है तो इस तो अब हम लोग बात करेंगे जी डिस्प्यूट जो है कब मेन मेन जो है कब जा चालू हो गया था। तो बोला जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, उस समय जो है ना थाईलैंड जो है ना वो एज अ अलायंस था जापान का, और कंबोडिया जो था, कंबोडिया जो था नहीं, तो थाईलैंड जो ये अलायंस था जापान का। तो उस समय ये हुआ था कि हम्म, तो थाईलैंड क्या था, ये अलायंस था जापान का, जापान हार गया था। तो उस समय था कि जापान बहुत सारे टेरिटरी को कैप्चर किए हुए थे। तो अब जापान जो भी टेरिटरी कैप्चर किए थे तो उस समय जो था उस समय सबको छुड़ाया गया था। तो क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ही जैसे इंडिया जैसे कंट्री थे वो लोग भी ये इंडिपेंडेंस हुए थे, मतलब आज़ाद हुए थे। क्योंकि जापान उस समय हार गए थे, और जो भी हारे हुए कंट्री थे वो लोग अपना टेरिटरी छोड़ रहे थे, जो भी जहाँ भी कब्जे किए थे। तो उसमें से भी थाईलैंड को भी वो पार्ट छोड़ना पड़ा था, और दोबारा से वो फ्रांस के पास आ गया था। लेकिन फ्रांस ने भी 1953 में दोबारा हार करके फ्रांस कोलोनियल फोर्स वहाँ से चले जाते हैं और वापस फिर वो दे देते हैं। तो अब ये डिस्प्यूट क्या होता है, एक ऐसा मोड़ पे आ जाता है कि फिर ये जो है ना 1963 में आईसीजे के पास चला जाता है फिर मंदिर को लेकर के। और आईसीजे ने ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर को कंबोडिया को देते हुए कहता है कि ये मंदिर जो है थाईलैंड को बिलोंग नहीं करता है। थाईलैंड इस रूल को, जो आईसीजे का जो रूल था उसको मानने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, बोलता कि हम मानते ही नहीं है इस मंदिर को, इस मंदिर को मानते ही नहीं है। तो अब जो ये मंदिर है तो उसके बारे में हम लोग देख ही चुका है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको 2008 में लिस्ट कर दिया गया था। और तो अब जो उसकी आईसीजे की बात मानने से इन्होंने मना कर दिया। तो अब फिर क्या हुई कि अभी रिसेंट में क्या हुई कि एक मई के आसपास एक सोल्जर थे, उन्होंने चांग बुक एरिया करके जो है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे ना मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण उस वजह से। तो उसके बाद ना थाईलैंड और कंबोडिया ने आपस में ही मतलब ये करके कंबोडिया ने थाईलैंड पर आरोप लगा करके बहुत सारे अपने ट्रेड रिलेशन जो थे वो उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ के जो फिल्म थे वो सब बंद कर दिए, वहाँ पे जो टीवी चलती थी वो सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो थे वो सब बहुत सारे कम कर दिए। तो जब ये सब चल ही रही थी तो अभी रिसेंट में 23 जुलाई को एक थाईलैंड के सैनिक मतलब जैसे नहीं होता है कि सैनिक गश्तक लगाने जाते हैं बॉर्डर एरिया में, हमारे सैनिक भी इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या होता है बहुत सारे सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पे घूमते रहते हैं, आसपास जा करके देखते रहते हैं कहीं से जंगल वाले एरिया से कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा है या कोई घुस के अंदर तो नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से थाईलैंड के सैनिक ने मतलब ऐसे ही घूम रहे होंगे तो उन्होंने एक लैंड माइंस था उस पर उन्होंने पैर रख दिया। अब जैसे ही रखा तो अब तो है कि वो लैंड माइन से तो फटना ही है। और फटने के बाद क्या हुआ कि उस सोल्जर ने अपना एक पैर खो दिया, लेग जो उसका काटना पड़ गया। तो इस पर जो है थाईलैंड ने कंबोडिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे टेरिटरी में आकर के लैंड माइंस लगाया है।
क्योंकि अब तो प्रॉपर वैसा बॉर्डर घेरा हुआ तो बॉर्डर रहता नहीं है, बहुत कम ही एरिया में घेरा हुआ बॉर्डर रहता है। बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर घेरा हुआ नहीं रहता, जंगल है पहाड़ है तो उस पर घेरा हुआ नहीं रहता है। तो उस एरिया में क्या होता है, बहुत सारे सैनिक बॉर्डर से थोड़ा बहुत अंदर घुस जाते हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि मतलब कंबोडिया ने हमारे टेरिटरी में आकर के लैंड माइन्स लगाया है। लेकिन इस पर कंबोडिया ने मना किया और कहा कि हमने नहीं, बल्कि थाईलैंड के जो सैनिक थे उन्होंने हमारे एरिया में घुसा है। तो अब इस पे दोनों में और ज़्यादा ये बयानबाजी चलते चलते ये बयानबाजी इस लेवल तक पहुंच गई कि थाईलैंड ने एकदम गन फायरिंग स्टार्ट कर दी, कंबोडिया ने भी शुरू कर दी। अब उसके बाद उन्होंने फिर ये गन फायरिंग तो की कि साथ में ये जो है क्या बोलते हैं, एक आपको एक पिक्चर ये देखिए, साथ में जो है उन्होंने टैंक ला दिया, एकदम रोड पे खड़े करके एकदम उड़ा रहे हैं। इधर से एकदम रोड पे होती है कि चलिए सिविलियन एरिया से दूर रखा जाता है, जब भी कोई भी युद्ध होता है तो उसको सिविलियन एरिया से दूर रखा जाता है। लेकिन इन्होंने ऑन रोड ला करके एकदम जैसे नहीं लगता है कि आप कोई मूवी की शूटिंग हो रही है उस टाइप से एकदम खड़ा करके एकदम चालू कर दी है। तो उन्होंने फिर थाईलैंड ने भी F-16 जेट डिप्लॉय कर दिया है। इस इतना ये सब हो गया, इतना मतलब संघर्ष बढ़ गया इन दोनों के बीच में। थाईलैंड ने क्या किया, उसके पास 6 F-16 ये फाइटर जेट था, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। उन्होंने एक से तो एयर स्ट्राइक तक भी कर दिया। बहुत सारे सिविलियंस भी उसमें मारे गए हैं, सोल्जर्स भी मारे गए, बहुत सारे हॉस्पिटल कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, वो सब बंद हो गए हैं। और जो कंबोडिया है, कंबोडिया में क्या है, कंबोडिया तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो वहाँ के एग्रीकल्चर बहुत सारे प्रभाव, उसके एग्रीकल्चर पे बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं, जिसके कारण से जो भी वहाँ पे किसान थे वो लोग को दूसरी जगह जाके शेल्टर लेना पड़ा, छुपना पड़ गया। तो इसको देखते हुए थाईलैंड ने भी तुरंत अपना एक ऑपरेशन युद्धा बोडिन लॉन्च कर दिया। एक उसका ऑपरेशन था युद्धा बोडिन, उसको लॉन्च कर दिया। ये लोग आप लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद कर सकते हैं। फिर इसके तुरंत प्रभाव में कंबोडिया ने भी अपना एक मतलब उनका एक कोई लॉ है जो कंस्क्रिप्शन लॉ कहते हैं, जिसके तहत वो अपने सारे सैनिक को बॉर्डर एरिया पे भेज देते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जब भी कोई वार होता है तो लिमिटेड ही डिप्लॉय करते हैं सैनिक को, कि हाँ ये बटालियन है इसको ही भेजेंगे, ये बटालियन मतलब जैसे हमारे पास 100 बटालियन है तो 100 में से चलो 40 बटालियन को हम बॉर्डर पे भेज देते हैं, बाकी बटालियन अपना इधर इस एरिया में देखेंगे। लेकिन उन्होंने इस लॉ के तहत सारे सोल्जर्स को उस युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेज दिया। और कंबोडिया ने तुरंत बोला कि यूएनएससी का मीटिंग बुलाया जाए, रिक्वेस्ट किया कि यूएनएससी का मीटिंग बुलाया जाए। और आसियान और यूएन से भी आग्रह किया कि आप लोग मीडिएटर का काम करें, आकर के थाईलैंड को बात समझाए। लेकिन थाईलैंड जो मानने से मना कर दिया, बोला कि हम नहीं मानते हैं, आप ये हम नहीं मानते हैं, हम तो अब युद्ध करेंगे भैया, हम तो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करना ही है। तो अब इसका जो है तो 2007 से संघर्ष शुरू हुआ था, जैसे आपको बताए थे। इसके बीच में ट्रीटी साइन हुआ था फ्रांस और थाईलैंड के बीच में, तो उस ट्रीटी का नाम था फ्रांसिकोस श्यामसी ट्रीटी। और 1954 में फिर थाईलैंड ने उस मंदिर को ऑक्यूपाई कर लेता है। और फिर ये फ्रांस के सोल्जर्स को जाने के बाद फिर 1962 में आईसीजी ने उस टेम्पल को कंबोडिया को दे देता है। फिर दोबारा 2003 में थाई एम्बेसी ने उस कंबोडियन उस चीज़ को लेकर के बयानबाजी करता है, तो उसको लेकर के फिर डिस्प्यूट चालू हो जाता है। फिर 2008 से 11 में दोनों कंट्री के बीच क्रॉस फायरिंग भी शुरू हो जाते हैं। अभी भी सुनने में आया है कि इन दोनों के बीच बहुत सारे क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि मतलब बॉर्डर के पास जाकर के लोग क्रॉस फायरिंग कर रहे, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसमें और तब खड़ी हो गई जब यहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने मतलब कॉल पे बात करने को बोला गया। और उन्होंने थाईलैंड के जो पीएम हैं सिनवात्रा करके है, वो जो है कंबोडिया के जो है नेता से उन्होंने बात किया। वो भी नेता से नहीं बात किया, कंबोडिया के जो पीएम है उनसे नहीं बात करके उनके जो फादर उनसे बात किए। क्यों बात किए? क्योंकि जो थाईलैंड की पीएम है और जो कंबोडिया के जो मतलब पीएम के जो फादर है, वो दोनों के फादर क्या थे, एक मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र। बोला जाता है कि बहुत समय पहले जब कंबोडिया में बहुत सारे पहले जब थाईलैंड में तख्ता पलट का सिचुएशन आया था, तो जो अभी जो पीएम उसके जो फादर थे उन्होंने जाके कंबोडिया में ही शरण लिया था उन्हीं के पास। तो इसलिए उन्होंने मित्र है दोनों, तो अब इन्होंने सोचा कि चलो उनसे बात करते। तो उन्होंने फ़ोन किया और अंकल कह के बात किया। और उस बात में उन्होंने अपने सोल्जर्स को मतलब थाईलैंड के जो अधिकारी थे जो उन्होंने लीड कर रहे थे
उनको बोले कि हाँ थोड़ा सा ये गुस्सेल टाइप के हैं, वो बात को नहीं मानते, मैं उनको समझाऊंगी। ये बात लीक हो गई, और ये बात लीक हो गई तो थाईलैंड के लोगों को पसंद नहीं आया। और इस पार्टी के जो है सिनवात्रा जिस पार्टी से बिलोंग करती थी, उनके ही पार्टी के जो लगभग अप्रोक्स 30 या 35 MP जो है, वो एकदम अप्लीकेशन लिख के बोल दिया कि भैया तुम रिजाइन कर दो। अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो उससे लोग और गुस्सा गए हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। यही है देखिए, सिनावात्रा करके, सिनावात्रा नाम है इनका। तो अब लोग इनसे और गुस्सा गए, बोले कि ये अब कोई भी देश का प्रधानमंत्री अपने ही जो भी जनरल है, मतलब सेना अध्यक्ष है, उसके बारे में ऐसा गलत बोलेंगे कि उनको वो कैपेबल नहीं है, वो सही से बात नहीं कर सकते, तो फिर तो लोग तो भड़केंगे ही भड़केंगे। तो यही बात हुई, तो इन्होंने फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी वहाँ के जो डिप्टी PM है, उन्होंने अपना चार्ज उठाया हुआ है, चार्ज लिया है, और यहाँ पे संघर्ष चालू है। तो अब इसमें भारत के लिए क्या क्या मायने हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थाईलैंड और कंबोडिया आसियान के भी सदस्य है, दोनों क्या है, आसियान नेशन के सदस्य है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होते हैं, आसियान को बोलते हैं, इनका भी सदस्य है। तो इससे क्या हो जाता है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको प्रभावित होगा। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कहता है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये है भारत का कि हम जो है, मतलब भारत के ईस्ट में जो भी कंट्री है, मतलब ईस्ट में जो भी कंट्री, छोटे मोटे देश है, उसको हम लोग लेके चलेंगे साथ में। उसको उसका जो भी कल्चर है, उसमें अपना कल्चर को जाके वहाँ डेवलप करना, उसका कल्चर को यहाँ पे लाना, ये सब करके वो थोड़ा सा इसमें प्रभाव पड़ सकता है। और फिर जो क्योंकि कंबोडिया के साथ हम लोग का जो है डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का होता है, हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर कल्चरल जो है वो भी करते हैं। और फिर थाईलैंड के साथ भी हम लोग का अच्छा रिश्ता है। अब चीन का इसमें क्या प्रभाव हो सकता है? कंबोडिया चीन का बहुत करीबी मित्र माना जाता है भैया, इतना अच्छा मित्र माना जाता है कि समझे कि जैसे नहीं, पाकिस्तान अभी जाकर चीन के गोदी में बैठा हुआ, उसी टाइप से कंबोडिया को माना जाता है। कुछ भी ट्रेड करना हो, चाहे वो हथियार खरीदना हो, या फिर कोई भी चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो, वो सब सारे कहाँ से खरीदते हैं? वो चीन से ही लेते हैं। तो इस पे भी सवाल उठ सकता है कि भैया अगर कंबोडिया जो है, अगर इस संघर्ष में आगे बढ़ते चला जाता, तो कहीं न कहीं से ये बात निकल के आएगी पीछे से कि इसको सपोर्ट चीन कर रहा है, चीन इसको वेपन दे रहा है। जिस प्रकार से अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार हो रहा है, 3-4 साल होने जा रहा है, उसमें यूक्रेन इसलिए टिका हुआ क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। इसी प्रकार से कंबोडिया के पास भी है कि इसको सपोर्ट मिलेगा। तो सबका मानना ये है कि चीन इसको सपोर्ट करेगा, इसको वेपन देगा, तो इससे और संघर्ष आगे बढ़ेगा। तो अब भारत के लिए एक सैन्य सबक ये भी है कि दोनों देश कहीं ज़्यादा ताकतवर, भारत इन दोनों देशों से, कंबोडिया से या फिर थाईलैंड से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मतलब इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मानिए कि भारत की सेना जो है विश्व की रैंकिंग में 4थे नंबर पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है कि भारत जो है ड्रोन हमला और हवाई हमले की भूमिका में भारत के लिए सबक हो सकता है। क्यों? ड्रोन हमले, और अभी थाईलैंड के बीच में है ना, थाईलैंड ने ड्रोन हमले करना शुरू कर दिया है और हवाई हमले भी किया ही है। तो ये भारत के लिए सबक भी हो सकता है, क्योंकि भारत के पास तो अभी तक ड्रोन हमले हुआ नहीं, और ड्रोन उतना भारत अभी डेवलप किया भी नहीं है। तो अब धीरे धीरे जोर दे रहे, जिस टाइप से हमने देखा कि यूक्रेन हुआ चाहे रसिया हुआ, वहाँ पे ड्रोन का यूज किया गया, उसी प्रकार से उसको देखते हुए इंडिया ने भी अब उस क्षेत्र में ड्रोन वाले क्षेत्र में अपना भूमिका बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। तो भारत को FPV ड्रोन और AI आधारित तकनीकी में निवेश करना चाहिए, कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, कि इसमें और जो भी हमारे देश के साइंटिस्ट है या फिर जो भी इंजीनियर है उसको फंड देना चाहिए, कि हाँ चलो भाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ो, जितना से जितना हो सके टेक्नोलॉजी क्रिएट करना है हमारे देश के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर कोई भी कमेंट हो या कुछ भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।